हेलो माय डियर लर्नर्स, माय नेम इज़ हर्षल चौहान। आज हम आपके लिए लेके आए हैं लॉ ऑफ थॉट्स। आज हम फिर से आपके लिए साथ एक नई वीडियो के साथ मिल रहे हैं। तो इस वीडियो में हम बेसिकली डील करेंगे कि लॉ ऑफ थॉट्स होता क्या है। आपने बहुत बार इस लॉ ऑफ थॉट को पढ़ा होगा, कई बुक्स में भी देखा होगा, लेकिन आज हम यहाँ आपका बेसिक से लेके चलेंगे। लॉ ऑफ थॉट्स का ओरिजिन कहाँ से हुआ है, इसका नेचर क्या है। नेचर इन द सेंस के देर आर टू टाइप्स ऑफ रॉन्ग, एज यू नो, सिविल रॉन्ग एंड क्रिमिनल रॉन्ग. And there are various wrongs which find their place both under criminal law and law of torts. जैसे एग्जांपल के लिए हम ले सकते हैं असॉल्ट है, डेफामेशन है, नेग्लिजेंस है, कॉन्स्पिरेसी है, न्यूसेंस है. द डेफिनेशन ऑफ एनी वन ऑफ दीज रॉन्ग्स मे बी डिफरेंट अंडर सिविल एंड क्रिमिनल लॉ, वो अलग बात है. लेकिन ये कुछ होते हैं जो आपको टॉर्ट में भी देखने को मिलेंगे एंड क्रिमिनल लॉज में भी आपको ये देखने को मिलते हैं. तो हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि लॉ ऑफ टॉर्ट का नेचर क्या होता है, इसका मीनिंग क्या है, एंड वेरियस जूरिस्ट के द्वारा जो डेफिनेशंस दी गई हैं इस वीडियो में हम वो भी समझने की कोशिश करेंगे. तो विदाउट वेस्टिंग एनी सिंगल मिनट, लेट्स कम टू द पॉइंट. टॉर्ट इज़ अ फ्रेंच वर्ड. टॉर्ट एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब होता है रॉन्ग. द टर्म टॉर्ट हैज़ बीन ड्राइव्ड फ्रॉम द लैटिन टर्म टॉर्टम. ये आप जो वर्ड देख रहे हैं टॉर्टम, टॉर्टम वर्ड से इसको ड्राइव किया हुआ है, जिसका मतलब होता है ट्विस्ट. इसका लिटरली मीन्स जो होता है ना, वो ट्विस्ट होता है. द समथिंग विच इज ट्विस्टेड और रॉन्गफुल एक्ट रेदर देन एन एक्ट विच इज लॉफुल और स्ट्रेट. ये कैसा एक्ट होता है? ये ट्विस्टेड होता है, स्ट्रेट नहीं होता है, अनलॉफुल होता है, रॉन्गफुल होता है. द वर्ड जो टॉर्ट है वो लैटिन भाषा के टॉर्टम वर्ड से ड्राइव किया हुआ है, जिसका मतलब होता है ट्विस्ट. तो हम ऐसे समझ सकते हैं कि टॉर्ट मीन्स अ कंडक्ट. टॉर्ट एक ऐसा कंडक्ट होता है विच इज़ नॉट स्ट्रेट और लॉफुल, जो कि लॉफुल नहीं होता है. ऑन द अदर हैंड हम ये कह सकते हैं कि अनलॉफुल एक एक्ट होता है. कैसा एक्ट होता है? अनलॉफुल एक्ट होता है. तो संस्कृत का एक वर्ड है दैट इज जिमा. इसको संस्कृत के जिमा वर्ड के इक्विवेलेंट माना गया था. और जिमा क्या होती थी? एक ऐसी लॉ की ब्रांच होती थी. जिमा इज दोज ब्रांच ऑफ लॉ विच वर द किंग कंपनसेट द विक्टिम. जिसमें जो राजा होता था वो कंपनसेट करता था, वो मुआवजे की कुछ रकम देता था किसको? विक्टिम को, जिसका राइट इन्फ्रिंज होता था या जो कोई लॉस सफ़र करता था. तो जिमा से इस वर्ड को कंपेयर किया जाता है, इसके इक्विवेलेंट माना जाता है. अगर हम इंग्लिश लॉ की बात करें तो इंग्लिश लॉ में टॉर्ट का लिटरली मीन होता है रॉन्ग. और रॉन्ग क्या डिनोट करता है? अ रॉन्ग डिनोट्स एनीथिंग विच इज़ नॉट राइट. रॉन्ग वो होता है जो राइट नहीं होता है. अब यहाँ ये समझेंगे कि रॉन्ग होते कितने प्रकार के हैं. तो देर आर टू टाइप्स ऑफ रॉन्ग, दैट इज सिविल रॉन्ग एंड द क्रिमिनल रॉन्ग. कौन कौन से होते हैं? सिविल रॉन्ग होते हैं और क्रिमिनल रॉन्ग होते हैं. दोनों में डिफरेंस क्या है? द रॉन्ग विच आर कंपेरेटिवली लेस सीरियस. ऐसे रॉन्ग जो कंपेरेटिवली अगर देखें तो वो लेस सीरियस होते हैं, वो आपके कंसीडर किए जाते हैं एंड लेबल किए जाते हैं एज अ सिविल रॉन्ग. वहीं पे अगर हम बात करें ऐसे रॉन्ग्स विच आर मोर सीरियस, ऐसे रॉन्ग विच इज मोर सीरियस हैव बीन कंसिडर्ड टू बी अ पब्लिक रॉन्ग एंड ऑल्सो नोन एज अ क्रिमिनल रॉन्ग. तो यहाँ पे बेसिकली क्लियर हो गया होगा कि सिविल रॉन्ग क्या होता है एंड क्रिमिनल रॉन्ग क्या होता है. तो दो रॉन्ग होते हैं. जैसे आपके दो रॉन्ग होते हैं, ठीक उसी प्रकार आपके दो राइट भी होते हैं. दो राइट कौन कौन से होते हैं आपके? एक होता है राइट इन रेम, एक होता है आपका राइट इन पर्सोनम. अब मैं आपको यहाँ ये बात क्यों बता रहा हूँ कि राइट इन रेम, राइट इन पर्सोनम, सिविल रॉन्ग, क्रिमिनल रॉन्ग. तो बेसिकली हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि लॉ ऑफ टॉर्ट आपका होता क्या है. ये हम आगे अभी डील करेंगे कि सिविल रॉन्ग होता है, क्यों होता है. अभी के लिए आप इतना समझें कि देर आर टू टाइप्स ऑफ रॉन्ग, दैट इज सिविल रॉन्ग एंड द क्रिमिनल रॉन्ग. जैसे रॉन्ग दो प्रकार के होते हैं, ठीक ऐसे राइट्स के भी दो प्रकार होते हैं. एक होता है राइट इन रैम, एक होता है राइट इन पर्सोनम. राइट इन रैम आर दोज राइट विच अवेलेबल टू एन इंडिविजुअल अगेंस्ट द इंटायर वर्ल्ड. राइट इन रैम वो राइट होते हैं जो एक व्यक्ति को अवेलेबल कराए जाते हैं अगेंस्ट द इंटायर वर्ल्ड. ओके. एंड राइट इन पर्सोनम वो राइट्स होते हैं जो अवेलेबल कराए जाते हैं एक इंडिविजुअल को, एक पर्सन को अगेंस्ट अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल. एक इंडिविजुअल को अवेलेबल कराए जाते हैं अगेंस्ट द पर्टिकुलर इंडिविजुअल.
अब यहाँ एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं, जैसे आपने लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को देखा होगा। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, अगर आप अपने पार्ट पर परफॉर्म नहीं करते हैं तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। तो जो आपने वायलेशन किया है वो आपका ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहलाया जाता है, जो कि पार्टी खुद की कंसेंट के द्वारा, फ्री कंसेंट के द्वारा करती है। यानी कि उसको कुछ परफॉर्म करना था लेकिन उसने नहीं किया। लेकिन अगर हम टॉर्ट की बात करें तो यहाँ पे जो रिजल्ट होता है वो ब्रीच ऑफ ड्यूटी होता है, विच आर नॉट अंडरटेकन बाय द पार्टीज देमसेल्फ, जो पार्टी के खुद के द्वारा नहीं किया जाता है, वो लॉ के द्वारा इम्पोज किया जाता है। लीगल राइट्स होते हैं, लीगल ड्यूटीज भी होती हैं। लीगल राइट्स कौन से राइट्स होते हैं, जो हमें लॉ के द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम जैसे ले सकते हैं राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी क्या है, आपका एक लीगल राइट है कि अगर आपने कोई हाउस खरीदा सपोज दैट, तो लॉ क्या करता है, आपको राइट देता है ऑनरशिप का। तो आपका जो घर है वो आप इंजॉय कर सकते हैं, वो आपकी प्रॉपर्टी, आप इंजॉय कर सकते हैं। नो वन कैन टेक और यूज योर हाउस विदाउट योर परमिशन। अगर कोई व्यक्ति ट्रेसपासिंग कर रहा है तो वो क्या कर रहा है, वो अपनी ड्यूटी ब्रीच कर रहा है। क्या कर रहा है, अपनी ड्यूटी ब्रीच कर रहा है। लेकिन अगर वहीं पर कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है कि ब्रीच ऑफ ड्यूटी तो होती है, क्योंकि उसकी ड्यूटी थी परफॉर्मेंस करने की, लेकिन उसने नहीं की। तो उसमें क्या हुआ था कि उसने खुद से नहीं की थी, उसकी खुद की फ्री कंसर्न नहीं थी, तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया। ड्यूटी प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट में थी, कॉन्ट्रैक्ट दो पार्टियों के बीच में हुआ था, तो ये आपका राइट इन पर्सोनम से डील कर रहा है। उस पार्टी की ड्यूटी इसलिए बनी थी क्योंकि उसने विलिंगली कॉन्ट्रैक्ट किया था। लेकिन टॉर्ट में ऐसा नहीं होता है। टॉर्ट में लीगल ड्यूटी ऑलरेडी इम्पोज हो जाती है, किसके द्वारा, लॉ के द्वारा। एग्जाम्पल अगर हम लें तो ऐसे बोल सकते हैं कि आई हैव अ ड्यूटी नॉट टू अजल्ट और डिफेम एनीवन। मेरी ये ड्यूटी है कि मैं किसी को भी अजल्ट ना करूं या किसी की रेपुटेशन को इन्फ्रिंज ना करूं, उसके राइट को इन्फ्रिंज ना करूं, उसकी रेपुटेशन का मजाक ना बनाऊं। ये मेरी ड्यूटी है। लेकिन मैंने क्या किया, उसे ब्रीच कर दिया। तो क्या मैंने वॉलंटियरली अंडरटेकन किया था उस पार्टी के साथ कि मैं तुम्हारी ड्यूटी ब्रीच नहीं करूंगा, मैं ड्यूटी ब्रीच नहीं करूंगा, मैं डिफेम नहीं करूंगा, तो मैं नहीं ना। वो ये क्या था, ये लीगल ड्यूटी थी मेरे ऊपर कि मैं किसी भी व्यक्ति की रेपुटेशन को डिफेम ना करूं, लेकिन मैंने कर दिया। तो ये मैंने वॉलंटियरली अक्वायर तो की नहीं थी ड्यूटी, ये लॉ के द्वारा इम्पोज हो गई थी। वहीं पे अगर कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो ड्यूटीज लॉ के द्वारा इम्पोज नहीं होती हैं कॉन्ट्रैक्ट में। वहाँ पे ड्यूटी वॉलंटियरली की जाती है, कॉन्ट्रैक्ट विलिंगली किया जाता है। तो बेसिकली ये डिफरेंस ये आ रहा है, अगर हम देखें इसको इन डेप्थ में जाके, कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में जो ड्यूटी होती है वो हम वॉलंटरीली अक्वायर करते हैं, लॉ इम्पोज करता है बाद में। लेकिन लॉ ऑफ टॉर्ट में क्या होता है कि हर व्यक्ति का एक राइट होता है और दूसरे व्यक्ति की कुछ ड्यूटी होती है उसके अगेंस्ट में। अगर उसको वाइस वर्षा कर दें तो पहले वाले के राइट हो जाएंगे, दूसरे वाले की ड्यूटी हो जाएंगी। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं। लॉ ऑफ टॉर्ट इज अ ब्रांच ऑफ कॉमन लॉ। लॉ ऑफ टॉर्ट कॉमन लॉ की एक ब्रांच है विच इज़ बेस्ड ऑन जुडिशियल डिसीजंस, जो कि जुडिशियल डिसीजंस पे बेस्ड है। अब यहाँ ये बात हमने क्यों कह दी कि जुडिशियल डिसीजंस पे बेस्ड है, क्योंकि ये अनकोडिफाइड लॉ है। अब आप कह रहे होंगे ये कोडिफाइड क्या होता है, अनकोडिफाइड क्या होता है, हम फर्दर एक्सप्लेन करेंगे, अभी घबराएं नहीं आप, वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो ये जुडिशियल डिसीजंस पे बेस्ड होता है क्योंकि ये अनकोडिफाइड है। अनकोडिफाइड इसलिए है क्योंकि ये स्टिल डेवलपिंग लॉ है, अभी ये डेवलपिंग स्टेज में है। यहाँ आपको दो वर्ड बहुत देखने को मिलेंगे, पहला आपका डैमेज, दूसरा आपको डैमेजेस। तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है इसमें। डैमेज का मतलब होता है इंजरी और डैमेजेस का मतलब होता है कंपनसेशन। ठीक, पार्टीज दो होती हैं, एक होती है प्लेंटिफ, एक होता है डिफेंडेंट। यहाँ एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ मैं। प्लेंटिफ वो पार्टी होती है जिसका राइट इन्फ्रिंज हुआ है। जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल दिया था कि अगर आपने एक हाउस बाय किया है, क्या किया है, हाउस बाय किया है, अपने एक घर ले लिया है, तो नो वन कैन टेक और यूज योर हाउस विदाउट योर परमिशन। ये आपका राइट है कि आप अपनी प्रॉपर्टी को एंजॉय करें। अगर किसी ने ट्रेसपास कर दिया तो उसने क्या किया, ब्रीच कर दिया, तो आप कौन हो गए, आप हो गए प्लेंटिफ। अब आप लॉ सूट फाइल कर रहे हैं उस व्यक्ति के अगेंस्ट में, किसके लिए, डैमेजेस के लिए। ओके, तो वो व्यक्ति क्या करेगा, वो डिफेंस लेगा, तो वो पार्टी होगी डिफेंस जो ले रहा वो हो गया डिफेंडेंट। तो यहाँ दो पार्टी हो गई, पहली प्लेंटिफ, दूसरी होगी डिफेंडेंट।
जो अपनी ड्यूटी ब्रीच कर रहा है उसे हम डिफेंडेंट बोलेंगे, जिसका राइट इन्फ्रिंज हुआ है, जिसका लीगल राइट इन्फ्रिंज हुआ है, वो हो गया हमारा प्लेंटिफ। पार्टी समझ में आ गई, डैमेज समझ आ गया, डैमेज समझ आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे कोडिफाइड और अनकोडिफाइड की, जैसा अभी हम पहले डील कर चुके हैं कि ये अनकोडिफाइड लॉ है। कोडिफाइड और अनकोडिफाइड होता क्या है, तो हम इसे एक्सप्लेन कर रहे हैं। कोडिफाइड होता है अरेंज्ड मैनर में कोई चीज़ आपकी है वो कोडिफाइड है, जैसे आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो गया। कोडिफाइड के अंदर सेक्शंस होते हैं, प्रोवाइजोस होते हैं, प्रियम्बल होता है, इलस्ट्रेशंस होती हैं। वो ऑलरेडी एक लॉ होता है जो पार्लियामेंट के द्वारा पास कर दिया जाता है। एग्जाम्पल के लिए हम लेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। जैसे आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जब भी पढ़ते हैं तो आपने देखा होगा उसमें वेरियस सेक्शंस होते हैं, जैसे सेक्शन 2A, सेक्शन 2B, 2D, 2E पढ़ा होगा आपने। जैसे एग्रीमेंट की डेफिनेशन है, एक्सप्लेनेशन दे रखी हैं कई सारी। तो ये आपका क्या है, ये कोडिफाइड लॉ है, पूरा का पूरा कोडिफिकेशन से उसका किया हुआ है। हिंदू मैरिज एक्ट हो गया, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 हो गया। वहीं पे अगर अनकोडिफाइड लॉ की बात करें तो अनकोडिफाइड लॉ होते हैं अनसिस्टमेटिक मैनर में, क्योंकि ये ऑलरेडी, जैसा मैंने अभी बताया ना, डेवलपिंग फेज में है, ये अभी तक डेवलप नहीं हुए हैं पूरी तरीके से। तो ये जुडिशियल डिसीजंस के बेसिस पे हम इसके जजमेंट्स को देखते हैं। टोटली डिस्क्रिशनरी पावर होती है जज की, कि वो कंपनसेट करेगा पार्टी को, डैमेजेस दिलाएगा विक्टिम को, डिपेंड ऑन द इंजरी जो भी उसको हुई है, या उसका जो राइट इन्फ्रिंज हुआ है, वो क्या लॉस हुआ है, क्या लॉस सफ़र किया है पार्टी ने, उसके अकॉर्डिंग ये टोटली जज की डिस्क्रिशनरी है। तो लॉ अनकोडिफाइड ये है कि वो सिस्टमेटिक वे में नहीं होता है, उसके सेक्शंस नहीं होते हैं। और लॉ ऑफ टॉर्ट इंडिया में एक एग्जांपल है अनकोडिफाइड लॉ का। अनकोडिफाइड लॉ इज अ सेट ऑफ रूल्स और प्रैक्टिस दैट आर नॉट कोडिफाइड इन अ सिंगल डॉक्यूमेंट। ऐसा लॉ जो कोडिफाइड नहीं है, एक सिंगल डॉक्यूमेंट में उसको नहीं रखा गया है, वो आपका अनकोडिफाइड लॉ होता है। लॉ ऑफ टॉर्ट की आपको कोई भी बेयर एक्ट मार्केट के अंदर अवेलेबल नहीं होगी, क्योंकि ये अनकोडिफाइड लॉ है, जुडिशियल डिसीजंस पे बेस्ड होता है पूरा का पूरा। अब हम बात करते हैं लिक्विडेटेड क्या होता है, अनलिक्विडेटेड क्या होता है। क्योंकि जब भी हम लॉ ऑफ टॉर्ट पढ़ते हैं तो उसमें हम बार बार देखते हैं कि अनलिक्विडेटेड अनलिक्विडेटेड अनलिक्विडेटेड। तो लिक्विडेटेड होता है फिक्स्ड बाय लॉ, कोई भी डैमेज जो कि लॉ के द्वारा फिक्स किया गया है। क्या किया गया है, फिक्स किया गया है, वो आपका क्या होगा, वो आपका होगा लिक्विडेटेड। अनलिक्विडेटेड का हम एग्जाम्पल अगर देखें तो ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में देखने को मिलता है। जैसे सपोज दैट एक कंपनी है, उसके ट्रेड सीक्रेट को शेयर कर दिया उसके किसी एम्प्लॉय ने एक कॉम्पिटिटर के साथ में, तो कंपनी क्या करेगी, कंपनी उस व्यक्ति से, उस एम्प्लॉय से क्या करेगी, कंपनसेशन क्लेम कर लेगी। लिक्विडेटेड डैमेजेस होगा, वो जो कंपनसेशन लेगी वो उतना लेगी जितना कि उसे लॉस सफ़र करना पड़ा है उस व्यक्ति की वजह से। ठीक, क्योंकि कंपनी के साथ में और उसके एम्प्लॉय के साथ में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है कि उसकी वो ट्रेड सीक्रेट्स को, उसकी प्राइवेसी को ब्रीच नहीं करेगा। कंपनी का कोई भी डेटा किसी कॉम्पिटिटर कंपनी के साथ में शेयर नहीं करेगा। वहीं पे अगर अनलिक्विडेटेड की बात करें तो अनलिक्विडेटेड डैमेजेस वो डैमेजेस होते हैं जो फिक्स नहीं होते हैं, किसके द्वारा, लॉ के द्वारा। तो फिर ये दिए कैसे जाते हैं, तो टोटली डिस्क्रिशनरी होती है कोर्ट की। कोर्ट देखता है कि लॉस कितना सफ़र का किया है पार्टी ने, उसी के अकॉर्डिंग डैमेजेस दिलाए जाते हैं। एक और एग्जांपल हम लेते हैं लिक्विडेटेड का। जैसे सपोज दैट आपने लोन बोरो किया और लोन को आपने रीपे नहीं किया टाइम पे, तो उसमें क्या होगा, आपकी ड्यूटी थी लोन को रीपे करना लेकिन आपने नहीं किया, तो आपको एक फिक्स्ड अमाउंट पे करना पड़ेगा बैंक को। ये आपका क्या हो गया, लिक्विडेटेड हो गया। अनलिक्विडेटेड में क्या होता है, पूरा का पूरा फिक्स नहीं होता है, कोर्ट की डिस्क्रिशनरी होती है। अब हम आगे देखते हैं, एन इंडिविजुअल हु कमिट्स अ टॉर्ट। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो टॉर्ट कमिट करता है उसको बोलते क्या है हम। तो जो एक इंडिविजुअल है, जो व्यक्ति टॉर्ट कमिट कर रहा है, उसको हम या तो टॉर्ट फीजर बोलेंगे या हम उसे रॉन्ग डूअर भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, या तो रॉन्ग डूअर या टॉर्ट फीजर। अब यह क्वेश्चन बनता है कि अगर एक से ज़्यादा व्यक्ति टॉर्ट कमिट कर रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे जॉइंट टॉर्ट फीजर। क्या बोलेंगे, जॉइंट टॉर्ट फीजर। अब यहाँ आती है वेरियस डेफिनेशंस डिफरेंट डिफरेंट जूरिस्ट की।
तो जैसा हमने बताया कि डेफिनेशन से हमें नेचर का पता चलता है, तो समझने की कोशिश करते हैं। तो इसमें सबसे पहले आती है विनफील्ड की डेफिनेशन। विनफील्ड सर की डेफिनेशन में ये था, उन्होंने बोला टॉर्टियस लाइबिलिटी अराइजेस फ्रॉम अ ब्रीच ऑफ ड्यूटी। टॉर्टियस लाइबिलिटी, अपकृत्य का दायित्व तो तब अराइज होगा जब एक पार्टी ड्यूटी का ब्रीच करेगी, जो कि क्या की है, प्राइमरीली फिक्स्ड बाय लॉ, जो लॉ के द्वारा फिक्स की गई है। अपकृत्य के दायित्व तब अराइज होंगे जब एक ड्यूटी का ब्रीच होगा जो कि लॉ के द्वारा इम्पोज की गई है। किसके लिए, एक व्यक्ति के लिए। दिस ड्यूटी इज टुवर्ड पर्सन, जो एक व्यक्ति के लिए थी, एक व्यक्ति के अगेंस्ट में थी। और इसका जो ब्रीच होगा वो क्या किया जाएगा, इट्स ब्रीच इज रेप्रेसेबल बाय एन एक्शन फॉर लिक्विडेटेड डैमेजेस। यहाँ जो रेप्रेसेबल वर्ड है उसका मतलब होता है लिमिटेड। लिमिटेड इन द सेंस, लिमिटेड इन द सेंस सर हम इसको ऐसे समझ सकते हैं डियर लर्नर्स कि ये जो होता है, इसका जो ब्रीच होता है उसको हम डैमेजेस के द्वारा क्या करने की कोशिश करेंगे, लिमिटेड करने की कोशिश करेंगे। इफ अ पार्टी फेल्स टू फुलफिल देयर कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन, द इंजर्ड पार्टी इज एंटाइटल्ड टू प्री डिटरमाइंड सम एज अ कंपनसेशन रेदर देन हैविंग टू प्रूव एक्चुअल डैमेज। ये बड़ा भारी भरकम सा शब्द आपको लगा होगा। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि समवन कमिट्स अ रॉन्गफुल एक्ट, सपोज दैट अगर किसी ने रॉन्गफुल एक्ट कमिट कर दिया तो विक्टिम कैन टेक अ लीगल एक्शन टू क्लेम अ सेट अमाउंट ऑफ मनी। विक्टिम क्या करेगा, लीगल एक्शन लेगा, किसके लिए, टू क्लेम करने के लिए एक अमाउंट एज अ कंपनसेशन के तौर पे। इंस्टीड ऑफ प्रूविंग द एग्जैक्ट लॉस, उसको एग्जैक्ट लॉस प्रूव करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये कह रहे हैं टॉर्टियस लाइबिलिटी अराइजेस फ्रॉम अ ब्रीच ऑफ ड्यूटी प्राइमरली फिक्स्ड बाय लॉ। अपकृत्य का दायित्व तो तब अराइज होगा जब कोई व्यक्ति ड्यूटी ब्रीच करेगा जो लॉ के द्वारा इम्पोज की गई थी, और इसकी जो ड्यूटी होगी टुवर्ड अ पर्सन, एक व्यक्ति के अगेंस्ट में होगी, एंड इट्स ब्रीच, और इसका जो ब्रीच होगा उसको लिमिटेड करने की कोशिश करेंगे बाय द कंपनसेशन। किसके द्वारा, कंपनसेशन के द्वारा। अब आते हैं हम सालमन सर की डेफिनेशन पर। ये समझ आ गया आपको विनफील्ड की डेफिनेशन। इसमें यही है कि अगर ब्रीच ड्यूटी होती है तो पार्टी क्लेम करेगी कंपनसेशन के लिए, उसको ये प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है कि एग्जैक्ट लॉस कितना हुआ है। तो लिक्विडेटेड डैमेजेस जो है वो यहाँ अमाउंट के लिए यूज़ हुआ है कि वो उतना अमाउंट उससे ले लेगा, उसको लिमिटेड करने की कोशिश करेंगे, जो लॉस सफ़र हुआ है उसका कंपनसेशन मिल जाएगा। ये आपका विनफील्ड सर की डेफिनेशन है। अब आते हैं सालमन सर की डेफिनेशन। तो सालमन सर की डेफिनेशन कहती है टॉर्ट मीन्स अ सिविल रॉन्ग, टॉर्ट मीन्स अ सिविल रॉन्ग, टॉर्ट का मतलब होता है सिविल रॉन्ग, विच द रेमेडी इज अ कॉमन लॉ एक्शन, जिसकी रेमेडी क्या है, कॉमन लॉ एक्शन उसकी रेमेडी है, फॉर अनलिक्विडेटेड डैमेजेस, जिसकी रेमेडी क्या है, अनलिक्विडेटेड डैमेजेस, and which is not exclusively a breach of contract or a breach of trust or other merely equitable obligation। यहाँ हम डेफिनेशन को दो भागों में तोड़ेंगे। tort means a civil wrong which for which the remedy is a common law action for unliquidated damages and which is not exclusively a breach of contract। ये क्या कह रहा है, tort एक सिविल रॉन्ग है जिसकी रेमेडी इज अ पर्सन कैन sue and can claim compensation। यहाँ भी वही बात है कि इसमें क्या होता है, रेमेडी कॉमन लॉ एक्शन है और उससे क्या होगा, उसमें पर्सन स्यू कर सकता है और कंपनसेशन क्लेम कर सकता है फॉर अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। कॉमन लॉ एक्शन फॉर अनलिक्विडेटेड डैमेजेस, डैमेजेस के लिए क्लेम कर सकता है। एंड विच इज़ नॉट एक्सक्लूसिवली द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जो कि आपका नॉट इवॉल्विंग द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जो आपका नॉट इवॉल्विंग द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और द ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और अदर मेरिली इक्विटेबल ऑब्लिगेशन। ये आपका ना तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है ना आपका ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है, ये आपका ना किसी कानूनी अनुबंध या स्पष्ट कानून के तहत आता है, ये केवल और केवल नैतिक या प्रकृति के न्याय के आधार पर लागू होता है। ये आपका सालमन साहब की डेफिनेशन कह रही है। अब आते हैं फ्रेजर की डेफिनेशन पे। तो फ्रेजर का मानना ये था कि इट इज़ एन इन्फ्रिंजमेंट ऑफ राइट इन रैम। ये क्या है, इन्फ्रिंजमेंट है किसका, राइट इन रैम का। राइट इन रैम क्या होता है, राइट इन रैम आर दोज राइट विच इज अवेलेबल टू एन इंडिविजुअल अगेंस्ट द इंटायर वर्ल्ड।
ये ऐसे राइट्स होते हैं जो एक इंडिविजुअल को, जो एक व्यक्ति को अवेलेबल कराए जाते हैं अगेंस्ट द इंटायर वर्ल्ड, पूरे संसार के अगेंस्ट में। अब इसका मतलब यहाँ ये है, जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया था कि आपने एक घर बाय किया, एक हाउस ओन किया, तो उसको एंजॉय करने का, प्रॉपर्टी को, ये आपका राइट है। विदाउट योर परमिशन कोई और व्यक्ति उसका यूज़ नहीं कर सकता। कोई और व्यक्ति, यहाँ किसी पर्टिकुलर पर्सन की बात हो रही है कि वो व्यक्ति यूज़ नहीं कर सकता। सपोज दैट राम यूज़ नहीं कर सकता या श्याम यूज़ नहीं कर सकता, यहाँ पर कोई भी यूज़ नहीं कर सकता अगेंस्ट द इंटायर वर्ल्ड। तो यहाँ पर राइट एंड रैम का मतलब यही है, इट इज़ एन इन्फ्रिंजमेंट ऑफ राइट एंड रैम, कि कोई भी व्यक्ति उसका इन्फ्रिंजमेंट नहीं करेगा, और अगर करता है तो वो क्या है, टॉर्ट है। तो टॉर्ट की जो डेफिनेशन है, तो इट इज़ एन इन्फ्रिंजमेंट ऑफ राइट एंड रैम ऑफ अ प्राइवेट इंडिविजुअल गिविंग अ राइट ऑफ कंपनसेशन। अगर ऐसा करता है तो क्या दे रहा है, टॉर्ट। ये राइट दे रहा है कंपनसेशन का एट द सूट ऑफ द इंजर्ड पार्टी, कि वो सूट फाइल करके कंपनसेशन ले सकता है। किससे, जिसने ड्यूटी ब्रीच की है। आगे बढ़ते हैं। तो सेक्शन 2M ऑफ लिमिटेशन एक्ट 1963 इसकी नेचर को बताने की कोशिश करता है कि टॉर्ट इज अ सिविल रॉन्ग। टॉर्ट एक सिविल रॉन्ग है विच इज नॉट एक्सक्लूसिवली अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और अ ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। ये एक सिविल रॉन्ग है, लेकिन ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट या ब्रीच ऑफ ट्रस्ट की डेफिनेशन में बिल्कुल नहीं आता है। क्यों नहीं आता है, मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था स्टार्टिंग में ही कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, एक पार्टी होती है, उसकी ड्यूटी होती है कि वो कॉन्ट्रैक्ट में जो उसको परफॉर्मेंस करनी थी वो फुलफिल करे। क्यों करे, क्योंकि उसने वॉलेंटियरली कॉन्ट्रैक्ट में इंटर किया था। लेकिन टॉर्ट में वॉलंटियरली इंटर नहीं करता है, ये ड्यूटी लॉ के द्वारा इम्पोज हो जाती हैं, लीगल ड्यूटीज होती हैं। वही सेक्शन 2M क्लियर करने की कोशिश कर रहा है कि सिविल रॉन्ग तो होता है, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन में, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में या ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में नहीं जा रहा है, ये सेपरेट है। द बेसिक आइडिया विच इज इंडिकेटेड बाई दीज डेफिनेशंस, जो बेसिक आइडिया हमें मिला इन डेफिनेशन से, वो क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि फर्स्टली टॉर्ट इज अ सिविल रॉन्ग, ये एक सिविल रॉन्ग है, एंड सेकेंडली एवरी सिविल रॉन्ग इज नॉट टॉर्ट। लेकिन प्रत्येक सिविल रॉन्ग आपका टॉर्ट नहीं होगा। देर आर अदर सिविल रॉन्ग्स ऑल्सो दैट इज ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और अ ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, क्योंकि कुछ अलग सिविल रॉन्ग भी हैं, जैसे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हो गया। तो यहाँ पे ये पता चला कि टॉर्ट एक सिविल रॉन्ग तो है, लेकिन ये इंडिपेंडेंट है। किससे इंडिपेंडेंट है, कॉन्ट्रैक्ट से। कॉन्ट्रैक्ट से इसका कोई भी लेना देना नहीं है, ये बिल्कुल की बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, लेकिन सिविल कॉन्ट्रैक्ट है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अगर आपका इसके बाद भी कोई भी डाउट बनता है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, एंड प्लीज़ डू शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड इफ़ यू वॉन्ट एनी पर्टिकुलर टॉपिक then feel free and let me know, and please drop your comment in doubt section. Thank you very much. मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिएगा। लव विद हर्षल।